नमस्कार, मैं अरुण कुमार वर्मा। आप लोगों का हमारे डीएलएस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री कक्षा 11 की केमिस्ट्री पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, रसायन की कुछ मूल अवधारणाएं, जिसका थर्ड पार्ट आप लोगों को बताएंगे। थर्ड पार्ट में क्या है, दो पार्ट आप लोगों को पहले हम बता चुके हैं। अगर जो बच्चे ना देखे हों उसको जा करके उस दोनों पार्ट को ज़रूर देख लें। तो तीसरा पार्ट में क्या है, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, यानी कि फिजिकल एंड केमिकल चेंजिंग। तो भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, एक तीसरा भी है नाभिकीय परिवर्तन। तो तीन प्रकार के परिवर्तन आप लोगों को जानकारी लेनी है। तो भौतिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनमें पदार्थ क्या होता है, कोई एक पदार्थ से कोई दूसरा नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी कि पदार्थ जो है नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। तो भौतिक परिवर्तन वह परिवर्तन होते हैं जिनमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। इनके यानी कि क्या होता है, इनके कंपोजिशन में, यानी कि पदार्थों के संगठन में, गुण में, इन सब में कोई चेंजिंग नहीं आती है। तो इस प्रकार की परिवर्तन को क्या कहा जाता है, भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। देख लीजिए, बोर्ड पर लिखा है, ऐसा परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें पदार्थों के गुण, रासायनिक संगठन, उनकी संरचना परिवर्तित नहीं होती है। उदाहरण क्या होगा, उदाहरण में जो है जैसे पदार्थों का गलना। अब आप लोग जानते होंगे, जैसे पानी क्या होता है, तीनों अवस्थाओं में चेंज हो जाती है। पानी द्रव की अवस्था में होता है, जब जम जाता है तो क्या बन जाता है, फ्रीज कर दिया जाता है, यानी कि ठंडा कर दिया जाता है। तो क्या बन जाता है, बर्फ का रूप धारण कर लेता है वही पानी। तो क्या हो जाता है, ठोस अवस्था में हो जाता है। और जब पानी को हम किसी पॉट में रख करके और जो है टेम्परेचर देते हैं उसे, तो क्या हो जाता है, वो वाष्पीकरण होकर के जो है उड़ भी जाता है। इस प्रकार से पानी तीनों अवस्थाओं में बदल जाता है और वह वाष्प जो है ऊपर आकाश में जाकर और कंडेंस होकर के, संघनित होकर के पुनः वर्षा वही होती है जो पृथ्वी से जल जाता है। वही पानी फिर जो है बादलों के रूप में पृथ्वी पर बादल बनता है। और जब क्या होता है, टेम्परेचर उसके अनुकूल होता है तो पानी बरसना शुरू होता है, यानी कि पानी तीनों अवस्थाओं में पाया जाता है। तो ये क्या हो गया, पदार्थों का गलना, वाष्पन, द्रवण, जमना, आसवन, ऊर्ध्वपातन, ये सब क्या हैं, फिजिकल चेंजेस हैं, यानी कि भौतिक परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। अब अगला आ गया रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि वह परिवर्तन, ऐसा परिवर्तन जिसमें पदार्थों में चेंजिंग हो जाती है, यानी कि एक पदार्थ से कोई दूसरा नया पदार्थ का निर्माण हो जाता है। और जब कोई दूसरा नया पदार्थ का ही निर्माण हो जाएगा तो अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाता है। इस प्रकार के चेंजेस को क्या कहा जाता है, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है, यानी कि केमिकल चेंजेस कहा जाता है। तो ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं, क्या होता है, एक पदार्थ से कोई दूसरा नया पदार्थ बन जाता है तो उसे क्या कहा जाता है बेटा, रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें नए पदार्थ बन जाते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। इनमें पदार्थों के गुण, रासायनिक संगठन और उनकी अणुसंरचना, या केवल तीनों ये नहीं अगर चेंज होते हैं तो केवल क्या हो सकता है, अणुसंरचना ही बदल जाती है, लेकिन कुछ न कुछ इसमें चेंजिंग हो जाती है। इस कारण से ये अपनी पूर्वावस्था में वापस नहीं आ पाते हैं। तो जो पदार्थ जो है क्या हो जाए कि एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाए, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक मतलब रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। और वह परिवर्तन जिसमें पदार्थ जो है चेंज ना हो, यानी कि उसके संगठन में, उसकी संरचना में कोई परिवर्तन ना हो, तो इस प्रकार के परिवर्तन को भौतिक परिवर्तन कहा जाता है। तो रासायनिक परिवर्तन में उदाहरण क्या है, पदार्थों का जलना। कोई पदार्थ अगर जला दिया जाए, जैसे
लकड़ी हो, घास फूस हो या कोई चीज़ हो, अगर जला दिया जाए तो क्या अपनी पूर्वावस्था में वापस आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जैसे लोहा हो गया, लोहे पर अगर जंग लग गया तो वो मिट्टी बन जाता है। अब पुनः वो लोहा, हम लोग उसको लोहा के रूप में नहीं देख पाते हैं, नहीं हो पाता है, यानी कि वो खराब हो जाता है, जंग लग जाता है। तो अपर रूपी यानी कि कार्बन के कई रूप हैं। आप लोग इसी चैप्टर में है, आप लोगों को बताया जाएगा कि कार्बन के कई अपर रूप हैं। जैसे हीरा हो गया, ग्रेफाइट हो गया, फुलरीन हो गया। फुलरीन को बकमिंस्टर फुलरीन भी कहा जाता है, बकीबाल भी कहा जाता है, कई नाम से जाना जाता है। ये कार्बन के क्या हैं? अपर रूप हैं। फास्फोरस के अपर रूप होते हैं, लाल फास्फोरस, पीला फास्फोरस, सफ़ेद फास्फोरस। तो इनके फास्फोरस वाला चैप्टर है, उसमें आप लोगों को बताया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है ये इंटर का कोर्स है, फास्फोरस पढ़ना है आप लोगों को, कक्षा 11 में नहीं पढ़ना है। तो थोड़ा बहुत नॉलेज आप लोगों को होना चाहिए कि इसके भी कई अपर रूप होते हैं। उसके बाद जो है क्या होता है? समरूपी, यानी कि समान रूप के हो जाएं। तो इस प्रकार जो है किण्वन हो गया, ये सब क्या हैं? रासायनिक परिवर्तन के जो है उदाहरण हैं। अब अगला आता है, आप लोगों को आशा है कि समझ में भी आ गया होगा, कोई बड़ी भारी बात नहीं है। आप लोग कक्षा 8, 9, 10 में पढ़े हैं तो, लेकिन पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर हमने पिछले पार्ट में भी बताया है कि किस लिए रखा जाता है, कि जो आप लोग पीछे पढ़े हुए हैं पिछली कक्षाओं में, उसका एक बार थोड़ा बहुत रिवीजन कर लिया जाए। और उसके बाद जो है आगे हमें क्या पढ़ना है, इससे जो है इसके आगे हम धीरे धीरे क्रम वाइज बढ़ते हैं, चैप्टर वाइज। तो अब अगला परिवर्तन जो है रासायनिक परिवर्तन है, मतलब नाभिकीय परिवर्तन है, उसको भी बता देते हैं इसी में। तीसरा परिवर्तन क्या होता है? तीसरा परिवर्तन होता है नाभिकीय परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, और तीसरा परिवर्तन क्या होता है? नाभिकीय परिवर्तन, यानी कि न्यूक्लियर चेंजेस। न्यूक्लियर चेंजेस में क्या होता है कि इसमें जो है परमाणु का नाभिक ही क्या हो जाता है? टूट जाता है। ऐसा परिवर्तन जिसमें परमाणु का नाभिक विखंडित हो जाए और एक पदार्थ से क्या हो जाए? नए पदार्थ का निर्माण हो जाए। क्या हो जाता है? नाभिक ही टूट जाता है। नाभिक आप लोग जानते होंगे कहाँ होता है? हर परमाणु के भीतर नाभिक होता है। परमाणु के भीतर नाभिक होता है। तो जब नाभिक ही विघटित हो जाता है तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? नाभिकीय परिवर्तन कहा जाता है। ऐसा परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है। 2 बार हो गया है, एक बार ही लिखिएगा। परमाणु, ऐसा परिवर्तन जिनमें परमाणु नाभिक का संगठन बदल जाता है तथा एक प्रकार के परमाणुओं से दूसरे नए प्रकार के परमाणु का क्या हो जाता है? बन जाता है। तो एक प्रकार के परमाणु से दूसरा नया परमाणु बन जाता है। तो इस प्रकार के परिवर्तन को क्या कहा जाता है? नाभिकीय परिवर्तन कहा जाता है। इसका उदाहरण देखिएगा। उदाहरण यानी जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या होता है? 88 Ra, 88 Ra क्या होता है? रेडियम होता है। और ये 226, इसका जब विघटन होता है 88 Ra क्या होता है? इसमें रेडियम हो गया। 88 इसका परमाणु क्रमांक हो गया रेडियम का, और 226 जो ऊपर लिखा रहता है ये परमाणु भार लिखा रहता है। ऊपर जो लिखा रहता है किसी भी तत्व के ऊपर दाईं तरफ जो ऊपर की तरफ लिखा रहता है इसे क्या कहा जाता है? परमाणु भार कहा जाता है। और जो नीचे लिखा रहता है उसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। ये विघटित हो जाता है, यानी कि टूट जाता है, और टूट करके जो है रेडियम से रेडियम का निर्माण करता है। यानी कि एक अल्फा कण, इसका नाभिक टूट जाता है, यानी कि 2He4 अलग हो जाता है। 2He4 यानी कि इसी को क्या कहते हैं? हीलियम नाभिक कहा जाता है। हीलियम होता है ये 2He4। और हीलियम क्यों अलग होता है? अल्फा कण के निकलने से होता है। तो इस प्रकार से जो है Ra से क्या चेंज हो जाता है? आर्यन। अब देखिए 2 की अगर इधर 2 निकल गया, इसमें से 2 निकल गया तो यहाँ 88 में से क्या बचा? 86 बचा।
और यहाँ 4 निकला है ऊपर, यानी कि एक अल्फा कण से निकलने से, इसको केमिस्ट्री में भी पढ़ाया जो इंटर में पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को कक्षा 12 में पढ़ाया जाएगा। तो यहाँ बस इतना ही जानकारी आप लोग रखिए कि 88 Ra 226 ये जो है विघटित होकर के यानी 2He4 इससे निकल जाता है, और 86 Rn 226 में से 4 गया 22, 222 का निर्माण हो जाता है। यानी कि क्या हो जाता है 86 Rn, Rn क्या होता है रेडियम। तो रेडियम जो है चेंज होकर के किसमें चेंज हो जाता है, रेडियम का नाभिक जब टूटता है तो रेडियन में परिवर्तित हो जाता है। कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व तब तक विघटित होता रहता है जब तक कि वो शीशे में कांच में परिवर्तित नहीं हो जाता, यानी कि लेड में परिवर्तित नहीं हो जाता है, तब तक उसका स्वयं ही विघटन होता रहता है। इसके लिए कोई बाह्य स्रोत की आवश्यकता नहीं होती है, ये प्रकृति देन है। रेडियो एक्टिव पदार्थ जो है खुद ही विघटित होते रहते हैं और इनकी अर्धायु होती है, निश्चित अर्धायु होती है हर एक रेडियो एक्टिव तत्व की। तो इस प्रकार से आपको कक्षा 12 में इसके बारे में विस्तृत पढ़ाया जाएगा। तो इतनी जानकारी आप लोगों को काफ़ी है, इतना दिमाग में रखिएगा कि कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व जो है विघटित होते होते जब कांच का रूप धारण कर लेता है तो उसका विघटन स्वयं ही बंद हो जाता है। अब आप लोगों से हम अगले पार्ट में मिलेंगे, पार्ट नंबर 4 में, यानी कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, इसका किस किस क्षेत्र में महत्व है और इससे फ़ायदे क्या हैं, और किसी भी चीज़ से अगर फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं, तो इसके भी बारे में थोड़ा बहुत जानकारी आप लोगों को दी जाएगी अगले पार्ट में। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग लाइक करते रहेंगे, सब्सक्राइब करते रहेंगे और देखते रहेंगे तो हमारे अंदर भी उत्साह बढ़ेगा, और आप लोगों के लिए हम धीरे धीरे करके क्या जल्दी से जल्दी पूरा जो है कोर्स आप लोगों का ख़त्म करने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए